गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जया शर्मा। आज का मेरा टॉपिक है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ शेड्यूलिंग। हम लास्ट लेक्चर्स में हमने देखे जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। वैसे ही यहाँ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो प्रोसेस होती हैं उसमें उनकी प्रायोरिटी कंडीशन प्रोवाइड होती है, यानी उनके एग्जीक्यूशन के लिए उन्हें एक प्रायोरिटी दी जाती है। यहाँ पर अगर हम इसे न्यूमेरिकल देखे जाएं तो जो लो नंबर ऑफ वैल्यू प्रोवाइड होगी या न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोवाइड होगी वो हाई प्रायोरिटी बेस्ड होती है। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग दो डिफरेंट टाइप की होती है, प्रिमिटिव भी हो सकती है, नॉन प्रिमिटिव, इन्हें दोनों ही टेक्निक पे वर्क करती है। बेसिकली ये एग्जीक्यूशंस के लिए यहाँ पर हम इसका प्रायोरिटी नंबर या प्रायोरिटी कंडीशंस को फॉलो करके रनिंग कंडीशन में भेजते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ देखते हैं, अच्छा मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए अब इस गिवन एग्जाम्पल में हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे इन गैंट चार्ट, जिसे हमारी चारों प्रोसेस दी हुई है, इनकी प्रायोरिटी दी हुई है। तो हम देखते हैं इन चारों प्रोसेस में P1 जो है वो 0 मिली सेकेंड पर अराइव हुई है। तो 0 मिली सेकेंड पर अराइव हुई तो सबसे पहले हम यहाँ पर गैंट चार्ट में जो है वो 0 मिली सेकेंड पे P1 को एंटर करेंगे फॉर एग्जीक्यूशंस। जैसे ही एग्जीक्यूट होती है, 1 सेकेंड होता है इसे एग्जीक्यूट हुआ, 1 मिली सेकेंड होता है इसे एग्जीक्यूट हुआ है, वैसे ही हम देखते हैं कि P2 जो है वो रेडी क्यू में आ जाती है। तो हमें यहाँ P1 और P2 को कंपेयर करके देखना पड़ेगा। चूंकि P1 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हो गई है तो इसका जो रिमेनिंग बर्स्ट टाइम है वो 3 मिली सेकेंड बचा। यहाँ पर हम P2 को और P1 को कंपेयर करके देखते हैं तो जो P2 की प्रायोरिटी है वो हाई है, बिकॉज ये लो नंबर है, यानी 2 जो है वो 3 के कंपेरिजन में छोटा है। तो यहाँ पर 2 जो हुआ वो हाई प्रायोरिटी हुआ, लो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल टू हाई प्रायोरिटी कंडीशन। तो यहाँ पर P2 को हाई प्रायोरिटी में हमें एग्जीक्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा और P1 जो है वो वापस रेडी क्यू में प्रिंट हो जाएगी। तो P1 जो है एग्जीक्यूशन के लिए आई। अब वो जैसे ही एग्जीक्यूशन के लिए आती है 1 सेकेंड हम मिली सेकेंड के बाद हम उसे कैलकुलेट करते हैं कि हम देखते हैं कि 2 मिली सेकेंड पे P3 अराइव हो जाती है। तो P3 जैसे ही अराइव होती है तो हमें फिर कंपेयर करना होता है P1, P2 और P3 तीनों ही हमारी अभी चूंकि क्यू में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर अभी भी 2 की जो प्रायोरिटी है वो हाई है, तो इसलिए हम इसे प्रिंट ना करते हुए कंटिन्यूसली यहाँ पर एग्जीक्यूट होने देते हैं। तो फिर ये और 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होती है। 3 मिली सेकेंड पर हम देखते हैं कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हुई है, लेकिन चूंकि P2 का टाइम जो था वो टोटल बर्स्ट टाइम 2 मिली सेकेंड है, जो ये कंप्लीट हो चुका है, यानी अब वो टर्मिनेट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम P2 को तो टर्मिनेट कर देंगे। अब हमारे पास बची है P1 और P3। तो P1 और P3 के बीच में हम देखते हैं कि जो प्रायोरिटी है वो 3 कंपेयर टू हम देखेंगे कि जो 3 है वो लेस देन 4 है, यानी 3 की जो प्रायोरिटी है वो हाई हुई, यानी P1 की प्रायोरिटी हाई हुई। तो हम यहाँ पर P1 को एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं। अब 1 मिली सेकेंड ये एग्जीक्यूट होती है और तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिमेनिंग टाइम था वो अब बस टाइम इसका 2 मिली सेकेंड, यानी पहले 1 मिली सेकेंड फिर 1 मिली सेकेंड, यानी ये 2 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो बचा हुआ इसका बस टाइम कितना हुआ, 2 मिली सेकेंड। नाउ हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 मिली सेकेंड पे P4 आ गई है, यानी अब चूंकि हमारी P2 तो हो चुकी थी, यहाँ पर P1, P3 और P4। अब यहाँ पर हम 3 जो हमारी प्रोसेस है वो क्यू में है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 1, 4 और 3, यानी इसमें जो आपका है वो 1 लेस है कंपेयर टू P3 और P1 की प्रायोरिटी के। तो यहाँ पर हमको P4 को प्रायोरिटी पर लेना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूशन, और हम यहाँ पर P1 और P3 दोनों को ही रेडी क्यू में प्रिंट कर देंगे, वहां पर होल्ड करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर P4 आ जाती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो 1 मिली सेकेंड और ये एग्जीक्यूट होती है। तो यहाँ पर जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो ये 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो गई। अब हम देखते हैं कि अभी भी चूंकि इसके कोई प्रोसेस आई नहीं है इसके बाद, और ये तीनों प्रोसेस क्यू में है और P4 अभी हाई प्रायोरिटी पे है, तो ये कंटिन्यूसली जो है आपकी एग्जीक्यूट होगी। तो ये और 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होती है, यानी ये कंप्लीट यहाँ पर आपकी टर्मिनेट हो गई है। तो यहाँ पर P4 जो है आपकी
टर्मिनेट हो गई है। अब अपन यहाँ पर आते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोसेस बची है P1 और P3। अब इन दोनों के बीच में हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर P1 जो है हाई प्रायोरिटी पर है, तो हम पहले P1 को लेते हैं। तो हम P1 को एग्जीक्यूशन के लिए लेंगे बिकॉज और कोई प्रोसेस नहीं है, अभी भी ये हाई प्रायोरिटी पे है, तो ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगी, यानी 2 मिलीसेकेंड ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप ये देखिए यहाँ से 1 मिलीसेकेंड और ये 1 मिलीसेकेंड ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी जो बची हुई प्रोसेस है P1 जो कि कंप्लीट हो चुकी है, P1 कंप्लीट हो चुकी है, तो P3 जो है वो अब बची हुई है, तो रिमेनिंग जो उसका है वो हम इसे कंप्लीट जो 3 मिलीसेकेंड इसका बर्स्ट टाइम है इसे कंप्लीट कर एग्जीक्यूट करके और टर्मिनेट कर देते हैं। तो ये 11 मिलीसेकेंड पर ये कंप्लीट मिलीसेकेंड पर ये कंप्लीट एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाती है। तो इस टाइप से ये हम देखते हैं गैंट चार्ट में कि इस टाइप लगातार P1 P2 अपने प्रायोरिटी बेस पर जो है हम कंपेयर करके इन्हें एग्जीक्यूशन के लिए भेजते हैं। अब हम इसका टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो टर्न अराउंड टाइम हमने देखा है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हम P1 का देखते हैं कि इसका कंप्लीशन टाइम क्या हुआ है, ये जिस 0 पर आई है और कंप्लीट कहाँ हुई है, ये 8 मिलीसेकेंड पर। तो ये 8 मिलीसेकेंड पर कंप्लीट हुई है माइनस अराइवल टाइम इसका 0 है, तो ये इसका टर्न अराउंड टाइम 8 मिलीसेकेंड हुआ। P2 जो है वो कंप्लीट हो रही है हमारी 3 मिलीसेकेंड पर, यानी आप यहाँ देखिए ये कंप्लीट जो हो रही है वो हमारी 3 मिलीसेकेंड पर कंप्लीट हो रही है। तो 3 माइनस और अराइवल टाइम क्या है इसका 1, तो इसका टर्न अराउंड टाइम है 2 मिलीसेकेंड। P3 जो है वो हमारी कंप्लीट हो रही है जो हमारी कंप्लीट हो रही है 11 मिलीसेकेंड तक, यानी यहाँ पर ये कंप्लीट हो रही है, लेकिन इसका अराइवल टाइम कब हुआ है, यानी ये अराइव कब हुई है, तो ये 11 माइनस 2, यानी हमारा इसका टर्न अराउंड टाइम 9 मिलीसेकेंड है। P4 जो हुई है वो हमारी कंप्लीट हो रही है यहाँ पर 6 मिलीसेकेंड पे, यानी आप देखिए यहाँ पर 6 मिलीसेकेंड पे कंप्लीट हो रही है और ये अराइव कब हुई है 4 मिलीसेकेंड पे। तो इसने जो टाइम स्पेंड किया है वो 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 इसका टर्न अराउंड टाइम है। नाउ हम इसका वेटिंग टाइम देखते हैं। वेटिंग टाइम में हम देखते हैं जैसे हमें वेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, यानी कितना उसने प्रोसेस ने वेट किया मशीन में, तो उसने जो है 8 इसका टर्न अराउंड टाइम हमने भी यहाँ कैलकुलेट किया है मिलीसेकेंड, माइनस इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 4 है, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम 4 मिलीसेकेंड है और टोटल टाइम इसने 8 स्पेंड किया, तो इसने टोटल कितना वेट किया 4 मिलीसेकेंड। वैसे ही हम देखते हैं P2 में। P2 जैसे ही आई वो 2 मिलीसेकेंड पर और 2 मिलीसेकेंड उसने उसका बर्स्ट टाइम था और 2 मिलीसेकेंड उसका टर्न अराउंड टाइम, तो उसने कोई वेट नहीं किया है। वैसे ही P3 प्रोसेस जो आई है वो हमारी इसका टर्न अराउंड टाइम 9 है, माइनस बर्स्ट टाइम इसका जो है वो 3 है, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6 मिलीसेकेंड। और नेक्स्ट हमारा P4 जो है लास्ट, वो हमारी जो है वो 2 मिलीसेकेंड पर जो हमारी प्रोसेस है उसका टर्न अराउंड टाइम 2 मिलीसेकेंड हमने कैलकुलेट किया है, माइनस उसका बर्स्ट टाइम भी 2 मिलीसेकेंड है इक्वल टू 0, यानी उसने जो टोटल टाइम स्पेंड किया है वो यहाँ पर वेटिंग 0 है। तो हमारा यहाँ पर टोटल वेटिंग टाइम हुआ 10 मिलीसेकेंड। ओके, नाउ अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो इसका एवरेज वेटिंग टाइम होगा 10/4 इक्वल टू 2.55 मिलीसेकेंड। तो ये हमारी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम थी। थैंक यू very much.